हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 5th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ये 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। उन स्तर के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार इनका चुनाव होता है, इनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के काम क्या क्या हैं, उनकी फंडिंग कैसे होती है, और इन सारे के इनकी जो व्यवस्था है उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उनके वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उन चारों चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप उन्हें चेक कीजिए पहले, फिर इस चैप्टर को पढ़िए, ताकि आपको उससे पहले का जो बेस है वो क्लियर होगा, तो आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में आने वाला है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करने के साथ साथ अगर आप इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे तो आपको फ्यूचर में रिवीजन के लिए ईजी रहेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार चुनाव होते हैं। अब इसमें जैसे लिख रखा है कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभाओं को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। इसमें एक स्टोरी, जैसे ये फोटो दिया गया है, आप देखिए ग्राम सभा है। यहाँ पे जो ग्राम सभा होती है उसमें जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, वे डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, एरिया छोटा होता है, तो वे डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने जैसे पढ़ा था कि किस प्रकार लोकतंत्र, राजतंत्र और इन सब के बारे में हमने देखा था कि इंडिया में लोकतंत्र है और 3 स्तरों में डिवाइडेड है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि प्रीवियस चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें एक स्टोरी दी गई है, पहले हम वो देख लेते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत में उनके लिए क्या योजना बनाई है। लोगों ने जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग थे, जिनको वोटिंग का राइट दिया गया है, उन्होंने चुनाव के माध्यम से, मतलब वोट डाल के, अपना जो नेता था उन्हें चुन लिया है। तो उस चुनाव के बाद आज पहली बार वहां पे ग्राम सभा की बैठक हो रही थी। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। वयस्क आप समझते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। यहाँ पे मतलब यहाँ जो ग्राम सभा होती है उसको, मतलब उसका एक एरिया होता है, जरूरी नहीं वो एक गांव हो, वो अनेक गांव भी हो सकते हैं। अगर एरिया बड़ा है तो उसमें एक ही गांव कवर होगा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो इसमें आपको ये बात नोट करने वाली मिल गई कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उसकी आयु हो, और क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु है तो उसे वोट देने का राइट होगा, और उसका नाम जो है वो गांव की मतदाता लिस्ट में होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 18 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आप ग्राम सभा के सदस्य होंगे, नहीं, आपको वहां पे जाके वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ग्राम सभा का काम क्या है, जो उनका एरिया है ना, जहाँ की वह सभा है, वहां पे जैसे सड़कों का काम कराना, और लोगों की जो रोज के लिए उन्हें वस्तुएं यूज में आती है, जैसे पानी की टंकी, ये सारा जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने में हेल्प करना। तो अब सड़क की मरम्मत का ब्यौरा उस जो गांव है
उसके सरपंच और पंच वहां पे जो उनका खर्चा होगा उसके बारे में वे पूरी डिटेल देंगे। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि ग्राम सभा में क्या बेनिफिट होता है कि लोग डायरेक्ट अपने सरपंच और पंच से कांटेक्ट करते हैं। तो जिसको जो समस्या हो या जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, वह डायरेक्ट बोलने का उसको राइट रहता है, वो बोल सकता है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जिसको जो प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओनली सरपंच और पंच ही दें। जो दूसरे लोग हैं, जो आम जनता है, जो उस सभा में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको सॉल्यूशन देने का भी राइट रहता है। वह बता सकती है, सजेस्ट कर सकती है। मानना या ना मानना वो तो सरपंच के हाथ में होता है, पर सजेशन दे सकती है ताकि सरपंच और जो पंच है वो उन्हें सुन सके, और अगर उन्हें सही लगता है तो वे उनकी बात मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस्क जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। हैंडपंप और बोरिंग में क्या होता है, जमीन में जैसे कि आपने बोरिंग खुदती हुई या ट्यूबवेल खुदती हुई देखी होगी, उसमें जमीन में एक होल करके वहां पे पाइप डालते हैं, फिर मशीन लगाते हैं, कोई कोई सबमर्सिबल लगाता है। उससे क्या होता है कि जमीन में जो पानी है वो पूरा खींच के ऊपर आता है। पर जरूरी नहीं है कि पूरे एरिया में पानी इक्वली हो नीचे की साइड। तो जहां पे ये रहते हैं वहां पे पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे ये लोग इस सॉल्यूशन, जो ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के लिए अपना अपना सजेशन दे रहे हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उससे महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के एक नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटरशेड कहते हैं, ठीक है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए। चेक डैम मतलब जो छोटे छोटे डैम होते हैं वो बनाए, और साथ ही साथ टंकियां भी बनाई। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा, क्योंकि उसने, अब जैसे कि सब लोग जैसे बैठे हैं, अब अनवर ने जो सुझाव दिया वो सबको पसंद आया, तो सरपंच भी अब इस पे विचार करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं, एक ग्राम पंचायत ये तो सबसे पहले हम अभी ग्राम सभा के बारे में देख रहे हैं, पर अभी इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्ड, वार्ड क्या होता है कि जो एरिया होता है ना, जहाँ पे जिस क्षेत्र के लिए सभा या पंचायत होती है, उन्हें कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया जाता है, उन्हें कहते हैं वार्ड। ठीक है, वार्ड जैसे कि एरिया के हिसाब से वार्ड होंगे, जैसे किसी में 10 होते हैं, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, वार्ड पंच। ठीक है, कभी कभी खाली पंच वर्ड भी यूज होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। सारे वार्ड पंच आ गए। वार्ड पंच अपने में से ही एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है यानी हेड होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अमूमन ये 5 साल के लिए होता है, पर अगर किसी को ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके या किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर से उपचुनाव या मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। इसकी डिटेल, इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं, उनका जो, उनमें से जो सदस्य होते हैं या उनके जो भी जैसे आईएएस आरएएस वगैरह होते हैं, वे सचिव सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी खर्चा और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना।
ठीक है, काम सारे नेता लोग करते हैं पर इनके रिकॉर्ड्स को सचिव देखते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, यानी बीपीएल जो लोग होते हैं उनकी सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं वे लोग होते हैं जिनको जो 3 बेसिक नीड्स हैं लोगों की, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मतलब खाना खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। अगर वे इन तीनों को, ये जो तीनों बेसिक नीड्स हैं वह उन्हें पूरा नहीं कर पाता, वह 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, वह अगर रात को भरपेट खाना खाकर नहीं सो पाता, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वह जो लोग हैं वह गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, यानी वे लोग बीपीएल कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें उन लोगों का नाम भी मेंशन है जिनके पास काफी पैसा है। अब आप देखिए, उसने नया मकान खरीदा है, बाइक ली है और उसको भी बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। सूरजमल ने ये बात अपनी कही। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? तो आप ये बात समझिए कि पॉलिटिक्स में ये जैसे कि जो सरपंच और पंच है, जो नेता लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं या उनके जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वे उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें वीआईपी फैसिलिटीज मिलती है। अब क्योंकि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें जैसे जो गेहूं होती है और चावल होते हैं, दाल होते हैं, ये बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। जैसे 2 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए किलो चावल और दाल, ये सारा जो प्राइस होती है ये काफ़ी कम होती है। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि जैसे सब अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि वे अमीर चंद के फ्रेंड हैं। ठीक है, अमीर चंद कौन था? जो पहले गांव का जमींदार था, तो उसकी गांव में चलती होगी, तो वे अपने फ्रेंड सर्कल को बीपीएल कैटेगरी में डाल रहे हैं। और जो एक्चुअल लोग हैं बीपीएल हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उन्हें ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए, जिसके पास खाने को मतलब पहनने को कपड़ा भी नहीं है। ठीक है, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा था, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि मेरा इससे क्या मतलब? अगर एक्स पर्सन जो बीपीएल नहीं है और उसको बीपीएल कैटेगरी में रखा है, और जो वाई पर्सन है वो एक्चुअल में गरीब है पर उसको फिर भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, पर लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमारा क्या, हमको जो चाहिए वो तो हमें मिल रहा है। ऐसा करके बहुत से लोग कुछ कहते नहीं है। अमीर चंद जो है वो ग्राम सभा में बैठा था, सब पर निगाह रखे हुए था, क्योंकि सबको अमीर चंद का डर था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया गया था। बीपीएल में ऐसा होता है कि रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड्स की के बारे में भी आता है, और प्लस में उस परिवार की मासिक आय सरकार द्वारा फिक्स कर दी गई है कि इतना मासिक आय होना चाहिए। इसमें कुछ शायद 150 रुपए के करीब कुछ है। अगर वो उतना नहीं कमा पा रहा है, फिर उसको जो सरकार है वो बीपीएल कैटेगरी में लगती है। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना। अब आपको इसे नोट करते जाना है कि ग्राम पंचायत का काम क्या है, ग्राम सभा का काम क्या है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है।
ठीक है। अब इसमें आप ये फोटो देख सकते हैं, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर कोई पंच या सरपंच अच्छा काम करता भी है तो उसे सरकार प्राइज भी देती है। अब हम ग्राम पंचायत के काम के बारे में देखेंगे। सड़कों, नालियों, स्कूल, भवन, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, जैसे सड़कें कैसे बन रही है, कितने टाइम में बनी है, अगर कहीं कुछ सड़क में गड्ढे हैं तो उनका पुनर्निर्माण कराया जाए, उनकी रिपेयरिंग की जाए, नालियों की सफाई की जाए। उसके बाद में स्कूल हैं, भवन और जो पानी के स्रोत हैं और जो भी सार्वजनिक उपयोग में आने वाले भवन हैं उनका निर्माण करना। ऐसा नहीं कि निर्माण करके रख दिया, उनका रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? जो आम जनता है वह उस पर टैक्स लगाती है, जनता टैक्स पे करती है और उन्हीं पैसों से ये सरकार फिर काम करती है। तो कर लगाना और इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जैसे बेरोजगार लोग हैं तो सरकार योजना बनाकर उन लोगों को रोजगार भी देती है। अब हम देखेंगे कि पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या है। वे इतने काम तो कर रही है पर वे इतना पैसा आता कहाँ से है? घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सरकार आम जनता पर टैक्स लगाती है और वो उससे वसूल करती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, यानी इससे जो अपर लेवल के जो लेवल है, हायर लेवल, वहां से उनको फंडिंग मिलती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वे दान भी करते हैं, उनसे भी ये ग्राम पंचायतें अपना काम करती हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, ये काम करवाने के लिए समितियां हैं। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। कोई भी भवन बनवाना है, स्कूल बनवाना है, तो ये सारा काम करेगी निर्माण समिति। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, मतलब दोनों के होते हैं, ग्राम पंचायत के भी होते हैं और ग्राम सभा के भी होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब जो हरदास गांव की स्टोरी पहले चल रही थी, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे सबको याद है? वो जल संरक्षण जो महाराष्ट्र में अनवर ने देखा था, आपको याद हो तो। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित है। सरपंच, पंच, सचिव का चुनाव कैसे होता है वो हमने इसी चैप्टर में देख लिया। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इन काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। जैसे देखिए, अब प्लानिंग की सरपंच और पंच ने, कुछ सजेशन जनता द्वारा दिए गए और इन सबका जो रिकॉर्ड है, जो लेखा जोखा है, वह रखा सचिव यानी सेक्रेटरी ने। और इसका चुनाव कैसे होता है वो भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या यह जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आइडिया तो अच्छा है पर वो उसको लागू करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, तो ये डाउट कुछ पंचों ने रखा था। इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। लास्ट में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, अभी हम खंड विकास अधिकारी क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। आप ये फोटो देख सकते हैं कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसकी बात अभी चर्चा हरदास गांव के लिए हो रही थी, उस कार्यक्रम ने केवल 2 साल में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में कर लिया, यानी जल संरक्षण से उन्हें पानी की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब हम देखेंगे पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं।
ठीक है, लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं अपनी सरकार में। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। जैसे लोकतांत्रिक सरकार के 3 स्तर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। पहला पंचायती राज व्यवस्था, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल तक आते आते जो जनता का अपने नेताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, वो कांटेक्ट होता है खाली ग्राम पंचायत में, यानी पंचायती राज व्यवस्था के जो पहला स्तर है ग्राम पंचायत, उसमें। ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। किसी के प्रति जवाबदेह होने का मतलब क्या है कि आपको उसके प्रति अपना विश्वास बनाए रखना होगा। अगर आप उनकी इच्छा के अगेंस्ट चले तो वो आपको आपके पद से हटा सकते हैं, आपकी सरकार गिरवा सकते हैं। जैसे कि कार्यपालिका होती है, संसद में कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि जैसे कार्यपालिका अगर अपनी मनमानी करती गई तो क्या होगा, वो तानाशाही होती जाएगी। तो उस पर ये किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी को कुछ राइट दे देते हैं तो वो उसका मिसयूज न करें, इसीलिए आपको किसी के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। अगर आपने थोड़ी भी सीमा का उल्लंघन किया, ठीक है, तो वो आपको आपके पद से हटा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो डिसिप्लिन बना रहता है और तानाशाही रवैया नहीं आ सकता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत मूलभूत तत्व है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर जाती है। पहला स्तर तो हमने ये पढ़ लिया। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का। ठीक है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जो खंड विकास अधिकारी की बात की गई थी वो इसी का हेड होता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती। अब जैसे क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या किया था, एक एरिया सेलेक्ट किया था, ठीक है, उसको आपने नाम दिया ग्राम पंचायत। उसमें आपने उस एरिया को कई क्षेत्रों में या कई पार्ट में एरिया में डिवाइड कर लिया, उन्हें आपने नाम दे दिया वार्ड। उन वार्ड के आपने पंचों का चुनाव किया, वो हो गए वार्ड पंच। वार्ड पंच ने चुनाव करके एक बना दिया सरपंच, जो हो गया ग्राम पंचायत का मुखिया। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायतें होगी, वो मिलकर बनाएंगी पंचायत समिति, यानी जो विकास खंड है वो सारा, उस खंड का जो हेड होगा वो होगा विकास खंड अधिकारी। तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ये तीसरा स्तर होता है। मतलब 3 स्तर तो हो गए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसमें पहला है पंचायती राज व्यवस्था, उसके 3 स्तर है। तो आपको ये पूरा आप चार्ट बनाएंगे ना कि सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके 3 स्तर हैं, पंचायती राज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर पंचायती राज के भी 3 स्तर। तो आपको ये चार्ट बना रहेगा तो आपको याद रखने में बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। जिला परिषद क्या होती है, जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। मतलब जिला परिषद फंडिंग देगी, उस हिसाब से पंचायत समिति उस विकास खंड में विकास काम करेगी। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अब सबके राज्य अलग हैं, मतलब हर राज्य की विशेषताएं अलग अलग हैं, तो जरूरी नहीं है कि कानून एक से हो। कुछ व्यवस्था और कंडीशन के अकॉर्डिंग कानूनों में बदलाव लाना ही सही रहता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। क्योंकि जब तक आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं, तब तक वो व्यवस्था सुगम व्यवस्था नहीं कहलाएगी। ठीक है, लोग खुश हैं सरकार से तो वो सरकार भी अच्छी चलती है। और अगर आप लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करवा रहे हैं तो फिर उस देश वो देश की जो मतलब वो होती है ना, वो प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लिया, उसके 3 स्तर के बारे में देख लिए। क्योंकि क्लास 6 में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे वाली क्लास में हम इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।